तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी तक पढ़ लिए थे एसी और डीसी में अंतर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती राशियों का सदिश प्रदर्शन, ठीक है ना, यानी वेक्टर आरेख पर पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है। वेक्टर रिस्पांस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यदि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है तो उसके लिए पहले देखें, फिर उसके बाद हम लोग इंडक्टिव और कैपेसिटिव में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, शुद्ध इंडक्टिव जो शुद्ध प्रतिरोधी होता है, शुद्ध प्रतिरोधी के कंडीशन में क्या होता है कि एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ ऐसा परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व तथा संधारित्र नहीं होते हैं। बात में ही, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें केवल प्रतिरोध होता है, संधारित्र और प्रेरकत्व नहीं होता है। उस परिपथ को हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं। इसके कारण विरोधी विद्युत वाहक बल स्थापित नहीं होता है, मतलब इसमें कोई विद्युत वाहक बल स्थापित नहीं होता है जो कि इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा या वोल्टेज का विरोध करे, ठीक है। इसमें केवल ओमिक पाथ यानी क्या है, ओमिक पाथ यानी रजिस्टिव ड्रॉप होता है, ठीक है। इसमें केवल रजिस्टिव ड्रॉप होता है, अर्थात यह परिपथ एक डीसी परिपथ की तरह कार्य करता है। अर्थात यह परिपथ एक डीसी परिपथ की तरह कार्य करता है। ये होता है रजिस्टिव परिपथ। रजिस्टिव परिपथ होता क्या है, कैसा बनता है, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए डीसी के केस में मैं दिखाया हूँ कि यदि डीसी परिपथ है तो वहाँ पर कैसा होगा। तो ये डीसी सप्लाई ये आर हो गया, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ को हम एसी परिपथ में दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर डीसी था तो डीसी सप्लाई दे दिए, और ये आपका एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई दी यहाँ पर। तो ये आपका प्रतिरोध है। तो ये एक परिपथ है। इस परिपथ में क्या है, केवल प्रतिरोध तो ही लगा है ना, और कुछ तो लगा नहीं है। यदि और कुछ लगा होता तो वह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ नहीं होता। इसमें केवल प्रतिरोध लगा है, इसलिए यह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। यानी इसीलिए कह सकते हैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें केवल प्रतिरोध लगा होता है। इंडक्टर या जो होता है इंडक्टर या प्रेरकत्व वो कैपेसिटर नहीं लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तब वो हमारा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ नहीं रह जाएगा, ठीक है। इस समय शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है क्योंकि केवल इसमें प्रतिरोध लगा है और कुछ भी नहीं लगा है। देखिए, जो डीसी सप्लाई होती है इसको हम केवल भी से दिखाते हैं, लेकिन जो एसी सप्लाई होती है ये हमारा होता है V बराबर VM साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी के स्थान पर हम थीटा रख दे तो हमारा हो जाएगा VM साइन थीटा, ठीक है। क्लियर बात समझ आई। और इसके बाद देखिए कि इसका ग्राफ को हम लोग समझे। तो ये देखिए, आपका ये एसी का ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये आपका एसी का ग्राफ है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे बना हुआ है या ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ दिख रहा है। ये सबसे ऊपर वाला जो अभी से मैं खींचा हूँ ये आपका पावर का ग्राफ हो गया है, ठीक है। सॉरी, ये पावर ग्राफ नहीं है, यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, और ये नीचे जो डॉटेड लाइन से दिख रही है ये आपका किसका ग्राफ है, करंट का ग्राफ है, ठीक है। तो IM जो होता है, मतलब या तो V बराबर होता है V बराबर IM साइन ओमेगा टी, I बराबर IM साइन ओमेगा टी। जो V और I होता है ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि ये दोनों तात्क्षणिक मान होते हैं, मतलब किसी क्षण पर एक मान हम लिखा गया जो मान होता है वही तात्क्षणिक मान होता है। तो I और V यहाँ पर तात्क्षणिक मान है, यानी ये मैक्सिमम मान को दर्शा रहा है। यहाँ पर ये मैक्सिमम मान के पास को दिखाया गया है, तो ये हम कहेंगे तात्क्षणिक मान। बात समझ सबको यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा इसमें। तो दूसरी बात को हम लोग देखें कि देखिए यहाँ पर जो ये ग्राफ बनाया गया है, ये वोल्टेज को भी दिखाया गया है, करंट को भी दिखाया गया है, पावर को भी दिखाया गया, मतलब दिखा सकते हैं पर दिखाया नहीं गया है। हम चलिए नेक्स्ट ग्राफ में हम लोग पावर को भी ग्राफ को दिखा देंगे इसी में, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया डीसी के केस में ये करंट कैसा होता है। हाँ, देखिए जितना वोल्टेज जा रहा है उतना ही करंट जा रहा है।
जितना वोल्टेज गया, वोल्टेज जितना गया उतना ही करंट गया। वोल्टेज हमेशा मतलब ये ऊपर ही रहता है, वोल्टेज ये हमेशा ऊपर ही रखेंगे और करंट को हमेशा ये नीचे ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन की वोल्टेज अधिक होती है, करंट कम होती है। ये भी ध्यान दे दीजिएगा, किसी भी लाइन की वोल्टेज अधिक होती है, करंट कम होती है, इसलिए हम लोग वोल्टेज को ऊपर रखते हैं, करंट को नीचे रखते हैं। तो ये करंट को देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है और ये कम है, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, जब वोल्टेज जीरो हुआ है, जब वोल्टेज जीरो हुआ है तो करंट भी जीरो है। यहाँ पर जब यहाँ पर भी वोल्टेज जीरो हुआ है तो करंट यहाँ पर जीरो हुआ है। यानी कह सकते हैं कि वोल्टेज जब जीरो होता है तब करंट भी जीरो होता है, जब वोल्टेज हाई होता है तो करंट भी हाई होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यदि हम ग्राफ खींचे तो उस कंडीशन में ग्राफ क्या होगा कि देखिए, ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे वोल्टेज को। ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं वोल्टेज को, तो वोल्टेज को हम रेफरेंस पॉइंट मान कर हम खींचेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वोल्टेज हो जाएगा। तो इसी के फेज में ही देखिए, ये जैसे जैसे ये जा रहा है वैसे से ये जा रहा है, तो इसी के सामने ही ये करंट आपका होगा, जिसे हम आई कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जीरो मान हो गया और यहाँ से ऐसे आप खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हाँ, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। तो आप यहाँ पर जो ये चीज़ दिखाया गया है इसको भी नहीं दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे करिए वोल्टेज और सीधे करिए यहाँ पर करंट, ये यहाँ पर दिखा दीजिए जीरो, बस ये हो गया आपका फेज डायग्राम। ये आपका फेज डायग्राम हो गया रजिस्टिव के केस में। अब आगे हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब, ये फेज डायग्राम, ठीक ना। देखिए क्या है कि माना प्रतिरोध आर जो है, आर में आई एम्पियर ताक्षणिक मान, आई एम्पियर की धारा की जो ताक्षणिक धारा है वो क्या है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और वीएम वोल्टेज उस पर अप्लाई हो रही है, और ये भी क्या है, ताक्षणिक मान का है। अभी मैं ऊपर बताया, यहाँ पर नीचे लिख भी दिया हूँ, ठीक ना। हो तो यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो आई का मान देखिए, यहाँ पर आई का मान निकालेंगे तो भी बटे के आर होगा। तो अब भी का मान जब जानते हैं, ऊपर से वी एम साइन ओमेगा टी यहाँ से भी निकाल कर लिख सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी बटे के आर। तो ये करंट का मान हो जाएगा रजिस्टिव के केस में, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब यहाँ से क्या निकाले हैं, सबसे पहले वोल्टेज निकाल लिए, फिर करंट निकाल लिए। तो वोल्टेज करंट निकाल लिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, थीटा का मान निकाल रहे हैं। क्या निकाले हम लोग यहाँ पर, थीटा का मान निकाले हैं। तो थीटा का मान यहाँ पर क्या है, जीरो है सदिश, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच का कोण कितना है, जीरो। मतलब देखिए, वोल्टेज ऐसे होता, करंट ऐसे होता, तब तो कोण बनता। तो दोनों एक ही पे है तो करंट मतलब कोण कितना बनेगा, जीरो ना बनेगा। तो इसलिए करंट का मान मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए तीन चीज़ें निकाले, वोल्टेज निकाले, करंट निकाले और हम लोग थीटा का मान निकाले। अब इसके बाद शक्ति निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, शक्ति निकालेंगे। तो शक्ति का मान देखेंगे, शक्ति बराबर होता है वी आई। तो यहाँ पर वी एम साइन ओमेगा टी, और मतलब आई भी का मान इतना हो गया, आई का मान आई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा, अभी इसी को सॉल्व करेंगे तो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा स्क्वायर टी, और फिर यहाँ पर मतलब क्या करिए, मतलब 2 से गुणा कर दिए, 2 से भाग कर दिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। जो 2 साइन ओमेगा टी का इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि कास 2 थीटा का सूत्र होता है, मिटा देते हैं इसको, कास 2 थीटा का सूत्र होता है, ठीक है। कास थीटा का सूत्र होता है बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इसी को देखिए पक्षांतर कर दिया गया है, इसी को हम क्या किया, बस पक्षांतर करके ये इतना मान लिख दिए हैं इसके स्थान पर, इसको हम भेज दिए इधर तो हमारा हो जाएगा माइनस में ना। तो ये चीज़ें किया गया, बस अब कुछ भी नहीं किया गया। क्लियर बस भाई, तो यही बातें हैं। तो अब देखिए ध्यान से, इतना तो मैथ तो आता है आप लोगों को, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी को देखिए हम लोग सॉल्व कर दिए। इसी को जब हम लोग सॉल्व किए तो सॉल्व करने के दौरान थीटा का मान 0 रखे तो हमारा ये वाला मान हमारा 1 हो जाएगा। हाँ, ये वाला मान तो हमारा 1 हो जाएगा। और तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए
तो यहाँ पर हम लोग देखें एक बार, तो ये चीज़ें जो होती है ये आपका ताक्षणिक मान के कंडीशन में होता है, तो इस ये बहुत कम होता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। यदि इसको हम छोड़ दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, केवल ये वाला मान बचेगा, ये वाला मान बचेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ निकल करके आ जाएगा। ये बातें हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं आगे हम लोग। तो अब यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर कास ओमेगा टी का मान यदि हम 1 रखेंगे, हाँ तो 1 रखेंगे तो सेम टू सेम यही बातें आएंगी, ये बातें और ये बातें। तो ये देखिए जब दोनों बराबर है तो कट करके यहाँ पर 0 हो जाएंगे, टोटल वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो एसी के एक पूर्ण चक्र के लिए हमारा ये मान जो औसत मान होता है 0 होता है, ये आपको पहले भी बताया गया था। ठीक ना, बात समझ ना। तो वही चीज़ है, औसत मान 0 होता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिख दे तो ये मान देखा जाए तो ये मान तो हमारा कांस्टेंट होता है, और ये जो मान होता है ये हमारा एक पूर्ण चक्र के लिए दिखाया गया। अभी ऊपर में दिखाया कि 0 हो जाता है। यदि पूर्ण चक्र के लिए बात करेंगे तो ये मान 0 कर देगा सबको। तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ को छोड़ दें तो यही मान को हम लोग लेके चलते हैं। तो ये मान हम लोग लेके चलेंगे तो √2 को क्या मतलब सॉरी 2 को हम क्या √2 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो 2n आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो VRMS और IRMS हो जाएगा। आप जानते हैं कि VRMS का सूत्र होता है VM/√2, करंट का सूत्र जो होता है IRMS बराबर IM/√2। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। बातें सबको समझ आ रही है, बातें सबको समझ आ रही है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये टोटल हम लोग देखेंगे तो सूत्र इतना वाट आ जाएगा। इससे स्पष्ट है क्या, इससे स्पष्ट है कि प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज एवं करंट किसी भी क्षण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसी कारण से इस परिपथ में शक्ति शून्य कभी नहीं होगा। शक्ति क्या होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। और इसमें पावर लॉसेस मैक्सिमम होगा, अतः इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में टोटल पावर यानी एक्टिव पावर और एक्टिव पावर में परिवर्तित होता है। टोटल जो देखिए, जैसे कि हम लोग टोटल पावर जो देते हैं किसी चीज़ को, किसी मशीन को, वो दिया गया पावर टोटल पावर हो गया, और जो उसको उपयोग किया वो एक्टिव पावर हो गया, और जो कुछ बच गया वापस कर दिया सिस्टम को, ठीक है, वो हो जाता है रिएक्टिव पावर। तो इस कंडीशन में आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोटल पावर यहाँ पर एक्टिव पावर कहला रहा है। टोटल पावर एक्टिव पावर में परिवर्तित हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होता है, इसमें कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं है। साइन के केस में कुछ आया है, नहीं आया है, इसलिए इसमें कोई रिएक्टिव पावर नहीं है। जो साइन केस में रहता है वही रिएक्टिव पावर होता है। तो इसमें क्या है, इसमें पावर की आवृत्ति क्या है, पावर की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति की दोगुनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा मत। ठीक है, इस परिपथ की प्रतिबाधा R जो है Z के बराबर हो जाती है इसमें, क्योंकि कोई रिएक्टिव पावर नहीं है। यानी आप जानते हैं सूत्र होता प्रतिबाधा का √R² प्लस XL-XC का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है ना, ये वाला। तो यहाँ से ये वाला रिएक्टिव जो कंपोनेंट है वो 0 हो गया है। तो इसलिए केवल मतलब R बचेगा √ में, तो R², तो R निकलेगा तो क्या हो जाएगा, Z बराबर के R हो जाएगा। तो यही चीज़ बताया गया यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि Z बराबर R होगा यहाँ पर। क्लियर बात है ना, जो कि R बहुत कम होता है इसलिए इसका प्रतिबाधा बहुत कम हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ रही है सबको। तो ये हमारा हो गया शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। और दूसरी बात को हम लोग देखें, शुद्ध प्रेरकी परिपथ में एकदम सेम टू सेम शुद्ध प्रेरकी परिपथ भी ऐसे ही होता है। इस चीज़ों को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो शुद्ध प्रतिरोधी प्रेरकी परिपथ में क्या होता है, यह एक परिपथ ऐसा परिपथ होता है जिसमें केवल क्या प्रेरकत्व लगा हो। जैसे उसमें क्या था, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा था, तो इसमें क्या लगेगा, प्रेरकत्व केवल लगेगा।
ठीक ना, अर्थात इसमें कोई प्रतिरोध संधारित नहीं होता है। यह क्या है, कापर की तार से क्या है, कापर की तार से परतदार लोहे की क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है। इसे चोक भी कहते हैं। इस परिपथ में विशेष विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है। यह सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। बात सबको समझ आ रही है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी इंडक्टर होता है, इसमें जो सप्लाई हम देते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल्फ ईएमएफ और ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी पारस्परिक वोल्टेज जो होता है, तो ये दोनों क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होती है सब उसी के जस्ट बराबर होती है और उसी का ये विरोध भी करती है। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर मैं इस चीज़ को समझा चुका हूँ, इसलिए इस पर ढेर फोकस नहीं कर रहा हूँ। हम लोग देखिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज का सूत्र ये हो जाएगा। आपको ये हमेशा लिखना है, कोई बार बार चेंज नहीं करना है। ऊपर भी यही पढ़े थे, यहाँ भी यही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज के लिए यही होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वोल्टेज दिए और ये इंडक्टेंस है, आप जानते हैं इंडक्टेंस है, और यहाँ के बीच का वोल्टेज VL हो गया। और देखिए यहाँ पर जब VL हो गया तो VL कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर VL, ये गलत हो गया भाई, ये VL देखिए यहाँ पर नहीं होगा, ये VL यहाँ पर होगा, ये VL यहाँ पर होगा। आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर ये VL यहाँ पर होगा और इधर कुछ नहीं होगा, इधर कुछ मत करिएगा, इधर कुछ मत करिएगा। तो ये देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि VL को हम यहाँ पर वोल्टेज हम ले लिए, यहाँ पर जब VL को वोल्टेज यहाँ पर ले लिए, VL वोल्टेज ले लिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि करंट जो होता है, इसमें करंट क्या होता है, 90 डिग्री लैग करता है। इसमें करंट जो होता है 90 डिग्री लैग करता है। तो वही दिखाया गया, इसमें करंट जो होता है 90 डिग्री लैग करता है। और यहाँ का जो प्रतिरोध होता है, जो करंट होता है V/L होता है। यहाँ पर प्रतिरोध का जो काम करता है L होता है, ये आपका प्रतिरोध का काम करता है। ये L जो होता है ये किस चीज़ का काम करता है, प्रतिरोध का काम करता है। इसी को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ना कि भाई जो करंट का सूत्र होता है ये वोल्टेज बटे के प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध मतलब यहाँ पर प्रतिघात है, तो प्रतिघात वोल्टेज बराबर प्रतिघात का सूत्र होता है L। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, यही चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखी गई है। ये क्लियर बात भाई ना। ये सदिश वेक्टर आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को मिटा लीजिएगा, केवल इतना लिखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ऊपर बढ़ा लीजिएगा अलबत्ता के। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें मैं पावर ग्राफ को भी दिखा दिया हूँ, इसमें मैं पावर ग्राफ को भी दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो आइए इस पावर ग्राफ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका साइन जो है आपका कर्व है, सॉरी तरंग आरेख है। उस तरंग आरेख में क्या है कि देखिए ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज देखिए गया ऐसे, और फिर चलिए यहाँ मैं दूसरा बना देता हूँ। ये देखिए आपका ऐसे वोल्टेज गया है। इस वोल्टेज में देखिए क्या है, यहाँ पर जो करंट है यहाँ से 90 डिग्री लैग कर रहा है, यहाँ से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो 90 डिग्री लैग करने का मतलब है कि यहाँ से 90 डिग्री पीछे शुरू होने वाला है। तो ये पीछे शुरू हुआ, जब पीछे शुरू हुआ तो फिर ऐसे से जाएगा, ये है ना, ऐसे से जाएगा। तो ये आपका करंट हो जाएगा। और देखिए पावर जो होगा, पावर को कंडीशन में देखिएगा, यहाँ पर पावर देखिए यहाँ से पावर भी शुरू होगा, यहाँ से पावर भी शुरू होगा। तो यहाँ से होते हुए 2 बार हाफ चक्र में 2 बार घूम रहा है। हाफ चक्र में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए आपका, ये देखिए वोल्टेज हो गया और ये देखिए करंट हो गया, और ये वाला देखिए जो दिख रहा आपको होगा ये पावर का हो गया। ये आपको क्या है इसका, ये पावर का हो गया। तो पावर देखिए एक हाफ चक्र ये ना, एक हाफ चक्र में देखिए ये 2 बार ये दो बार मार गया है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि पावर की फ्रीक्वेंसी जो होती है दोगुनी होती है। यहाँ से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो अब इसकी जो पावर की फ्रीक्वेंसी होती है इसकी दोगुनी होती है। रजिस्ट्री केस में भी आप लोग अभी पढ़े थे कि पावर के केस में रजिस्ट्री जो होती है वो 0 मतलब क्या दोगुनी होती है, आवृत्ति जो होती है। तो इंडक्टर के केस में भी ये 0 मतलब क्या होता है,
ये दोगुनी होती है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये मैं यहाँ पर दिखा भी दिया हूँ, ये पावर का सूत्र हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आइए आगे आगे देखते हैं। जो इसमें वोल्टेज होता है वो देखिए जो वी एल जो होता है इसके जस्ट अपोज में होता है ना। जो सप्लाई वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज ऐसे जाता है तो इंडक्टिव वोल्टेज जो होता है इधर काम करता है, तो वही चीज़ दिखाया गया उल्टा है ना। तो इसका सूत्र होता है एल डी आई बाई डी टी। ये तो भाई सबको पता है, मैं कितना बार बताया हूँ आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका सूत्र यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वोल्टेज का सूत्र हो गया। ये देखिए ये वोल्टेज का सूत्र साइन ओमेगा टी, ये दोनों का जब बराबर कर दिए तो उस कंडीशन में डी आई का मान निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा। डी आई का मान निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा, मतलब इस चीज़ को हम इधर भेज दें और यल को हम इधर भेज दें तो उस कंडीशन में तो यल बटे चला गया और डी टी गुणे में हो गया, ये देखिए, और यल यहाँ पे यल है। ठीक ना। तो अभी देखिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पर डी आई का समाकलन करेंगे तो आई हो जाएगा, और वी एल बटे के भी यहाँ उतार दिए, साइन ओमेगा टी का समाकलन करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक ना। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर पाई बाई टू हो जाए, मतलब ये इतना आ जाएगा माइनस में। तो अब साइन को माइनस को बदलेंगे, सॉरी कास को बदलेंगे तो माइनस में पाई बाई टू 90 डिग्री पीछे हो जाता है, तो पीछे हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। अब जानते हैं भाई, ये देखिए अब यहाँ से ये 90 डिग्री जब डाकेगा इधर तो ये साइन जो कास है यहाँ पर, जो यहाँ पर कास था तो कास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास यहाँ पर तो भाई देखिए इसमें साइन और साइन को उल्टा होता है ना, तो यहाँ पर जब डाकेगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो यही वही बात है, तो इसमें साइन देखा जाए तो 90 डिग्री बैक करेंगे, यानी ये बैक आया है 90 डिग्री, जब बैक आएगा तभी यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री को पाई बाई टू कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें सबको समझ आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, इसको सॉल्व किए तो ये इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यहाँ से आई का मतलब ये इतना के स्थान पर हम क्या आई एम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आई एम बराबर वी एम बटे के ओमेगा एल अभी जो सदिश आरेख था उसमें दिखाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर आई एम की जगह मतलब वी एम बटे के ओमेगा एल का स्थान पर हम आई एम लिख दिए, और फिर उपरोक्त से मतलब ये आपका मेन सूत्र हो गया, ये आपका मेन सूत्र हो गया। इसको आप घेर लीजिएगा, इसको आपको घेर के रख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए उपरोक्त में क्या है, आई क्या है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से स्पष्ट है कि भी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से पाई बाई टू रेडियन कोण पीछे है। तो देखिए केवल उसमें ओमेगा टी था, हाँ, लेकिन ये -2 हो गया था, ये पीछे हो गया है, करंट पीछे हो गया। वोल्टेज क्या था उसमें प्लस करके 0 था, मतलब वो 0 से था तो ये -0 से शुरू हो गया है। ठीक है ना, यही बातें कही गई है, मतलब 90 डिग्री पीछे है। तो सप्लाई से क्या है, पश्चगामी है, इसको हम इसी को बोलते हैं कि लैगिंग है, मतलब वोल्टेज से करंट इसमें क्या होता है, लैगिंग होता है। और इसके तात्क्षणिक शक्ति को निकालेंगे तो सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इतना होगा -12 वी एम आई एम साइन ओमेगा टी। तो इसको सॉल्व कर दिए तो इसे यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें देखिए कोई एक्टिव शक्ति नहीं हो गया। हाफ वी एम आई एम ये यदि ये होता केवल तो ये एक्टिव शक्ति होता, पर यहाँ पर कोई एक्टिव शक्ति नहीं आया है, टोटल माइनस ये रिएक्टिव शक्ति आ गया। तो इसमें क्या केवल टोटल अप्लाई वोल्टेज जो पावर होती है टोटल रिएक्टिव पावर में परिवर्तित हो जाती है, इससे यही स्पष्ट हो रहा है। ठीक ना। तो और यहाँ पर एक पूर्ण चक्र के लिए पावर जो होगा वो 0 हो जाएगा, एक पूर्ण चक्र के लिए पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात सबको समझ आ रही है ये चीज़ें। तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो वही बात है जो इंडक्टिव परिपथ में पावर लॉस 0 हो गया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पर आर एक्स जो है, आर एक्स से स्पष्ट है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। हाँ, अभी मैं बताया ऊपर आपको। ठीक ना, सदिश आरेख में एक्टिव पावर 0 हो जाता है, एक्टिव पावर 0 हो जाता है तो टोटल क्या होता है, संपूर्ण पावर कम्प्लेक्स पावर है ना। कम्प्लेक्स पावर जो होता है यही संपूर्ण पावर होता है, इसी कम्प्लेक्स पावर कहते हैं इंग्लिश में। तो रिएक्टिव पावर में परिवर्तित है, ऊपर में जस्ट दिखाया। तो शुद्ध प्रतिरोधी शुद्ध प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। क्या होता है, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, 0 होता है। बात सबको समझ आई, केवल 90 डिग्री होता है, काश 90 का मान 0 हो जाता है। ठीक है, शुद्ध प्रेरक परिपथ में शक्ति की आवृत्ति
हाँ, सप्लाई आवृत्ति की दोगुनी हो जाती है। अभी मैं ऊपर ही सब बता दिया। यही सब बातें थी। तो आज के लिए मतलब आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।